हैरी पॉटर और पारस पत्थर। अध्याय 2 गायब होने वाला कांच। जब डजली पति पत्नी को उनका भांजा बाहर सीढ़ियों पर मिला था, उस घटना को लगभग 10 साल बीत चुके थे। पर प्रिवेट ड्राइव में शायद ही कुछ बदला था। सूरज अब भी सामने वाले साफ सुथरे बगीचे की तरफ से निकलता था और डजली परिवार के दरवाजे पर लगी पीतल की नेम प्लेट पर लिखे 4 नंबर को चमकाता था। इसके बाद वह उनके ड्राइंग रूम में घुसता था, जो लगभग वैसा ही था जैसा उस रात था जब मिस्टर डजली ने उल्लुओं के बारे में अनोखी खबर सुनी थी। केवल मेटल पीस पर रखे फोटो ही सचमुच बता रहे थे कि कितना वक्त गुजर चुका था। 10 साल पहले वहाँ पर बड़ी गेंद जैसे एक मोटे गुलाबी बच्चे की बहुत से फोटो थे, जिसने रंग बिरंगी टोपियां पहन रखी थी। परंतु डडली डजली अब छोटा बच्चा नहीं था। वह फोटो बता रहे थे कि सुनहरे बालों वाला एक मोटा तगड़ा लड़का अपनी पहली साइकिल पर सवार है, मेले में झूला झूल रहा है, अपने पिता के साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा है। उसकी माँ उसे गले लगा रही है और चूम रही है। कमरे में ऐसी कोई निशानी नहीं थी जिससे यह पता चल सके कि उस घर में एक और बच्चा भी रहता था। परंतु हैरी पॉटर अब भी वही था और इस समय सोया हुआ था। हालांकि वह ज़्यादा देर तक नहीं सो पाया। उसकी पेटूनिया आंटी जाग गई थी और उसकी तेज़ आवाज़ उस दिन उस घर में गूंजने वाली पहली आवाज़ थी। उठ, जल्दी उठ, सुना नहीं क्या? हैरी चौंक कर जागा। उसकी आंटी ने एक बारी फिर दरवाज़ा बड़बड़ाया। उठो, वह चीखी। हैरी को उसके कदमों की आवाज़ से समझ में आ गया कि वह किचन की तरफ जा रही है और फिर उसे गैस पर फ्राइंग पैन रखने की आवाज़ सुनाई दी। हैरी करवट बदलकर पीठ के बल लेटा और उसने वह सपना याद करने की कोशिश की कि जो वह उठने से पहले देख रहा था। बड़ा प्यारा सपना था। उसमें मोटरसाइकिल उड़ रही थी। उसे वह अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे यह सपना पहले भी देख चुका है। उसकी आंटी दोबारा उसके दरवाजे के बाहर धमक चुकी थी। अभी तक नहीं उठे? उसने चिल्लाकर पूछा। उठ तो गया, हैरी ने जवाब दिया। तो फिर जल्दी से बाहर आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम नाश्ते पर नज़र रखो और ध्यान रखना, जला मत देना। मैं डडली बेटे के बर्थडे पर हर चीज़ बढ़िया चाहती हूँ। हैरी के मुंह से आह निकली। क्या कहा तुमने? आंटी दरवाजे के बाहर से गुर्राई। कुछ नहीं, कुछ नहीं। डडली का बर्थडे? वह कैसे भूल गया था? हैरी ने धीरे से बिस्तर से बाहर निकला और अपने मोज़े ढूंढने लगा, उसने अपने बिस्तर के नीचे से मिले। एक मोज़े में मकड़ी थी, जिसे निकालने के बाद उसने मोज़े पहन लिए। हैरी को मकड़ियों के साथ रहने की आदत थी, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे की अलमारी में ढेर सारी मकड़ियाँ थीं और वह वहीं पर सोता था। जब उसने कपड़े पहन लिए तो वह हॉल में से होता हुआ किचन में गया। डडली के बर्थडे के ढेर सारे तोहफों के नीचे टेबल लगभग पूरी तरह से छुप गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे डडली को वह नया कंप्यूटर मिल गया था जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसे एक टेलीविज़न मिल गया था तथा रेसिंग बाइक भी। डडली रेसिंग बाइक क्यों चाहता था, यह हैरी के लिए एक रहस्य था, क्योंकि डडली बहुत मोटा था और एक्सरसाइज से नफरत करता था, जब तक कि इसमें किसी को मुक्का मारना शामिल ना हो। डडली का प्रिय पंचिंग बैग हैरी था। हालांकि वह उसकी पकड़ में कम आ पाता था। हैरी दिखता नहीं था, परंतु था बहुत तेज। शायद यह अंधेरी अलमारी के रहने के कारण था कि हैरी अपनी उम्र के हिसाब से दुबला और छोटा रह गया था। पर वह सचमुच जितना था उससे भी ज़्यादा दुबला और छोटा दिखता था, क्योंकि उसे हर समय डडली के पुराने कपड़े पहनना पड़ते थे और डडली उसे 4 गुना मोटा था। हैरी का चेहरा दुबला था, घुटने गांठदार और बाल काले और आंखें चमकदार हरी थी। वह गोल चश्मा पहनता था जिस पर बहुत सा सेलो टेप लगा रहता था, क्योंकि डडली उसकी नाक पर अक्सर मुक्के मारता रहता था। हैरी को अपनी शक्ल सूरत में सिर्फ एक चीज़ पसंद थी, उसके माथे पर बना हुआ पतला निशान, जो जैसा दिखता था जैसे वहाँ पर किसी ने बिजली गिरी हो। जब से उसने होश संभाला था तभी से वह इस निशान को देख रहा था और उसे याद था कि होश संभालने के बाद उसने
पेटूनिया आंटी से पहला सवाल यही पूछा था कि उसके माथे पर यह निशान कैसे बना। उस कार एक्सीडेंट में जिसमें तुम्हारे माता पिता मरे थे, उन्होंने कहा था। और हाँ, सवाल मत पूछो, सवाल मत पूछो, यह डजली परिवार का शांतिपूर्ण जीवन का पहला नियम था। पर हैरी नाश्ते को पलट रहा था तो वर्नर अंकल किचन में आए। बालों में कंघी करो, वह भौंके जैसे उन्होंने हैरी से गुड मॉर्निंग की हो। सप्ताह में लगभग एक बार वर्नर अंकल अपने अखबार के ऊपर से देखते थे और चिल्लाते थे कि हैरी के बाल बहुत बढ़ गए हैं और उसे कटिंग की ज़रूरत है। उसकी क्लास के बाकी बच्चों की जितनी बार कटिंग होती थी, उन सब को आपस में जोड़ दिया जाए तो भी हैरी की कटिंग उससे ज़्यादा बार होती थी। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते थे। जब डडली अपनी माँ के साथ किचन में आया तो हैरी अंडे तल रहा था। डडली काफ़ी कुछ वर्नर अंकल जैसा दिखता था। बड़ा गुलाबी चेहरा, छोटी गर्दन, छोटी पानीदार नीली आंखें और मोटे सुनहरी बाल जो उसके मोटे सिर पर जमे हुए थे। पेटूनिया आंटी अक्सर कहती थी कि डडली किसी नन्हे देवदूत की तरह दिखता था। हैरी अक्सर कहता था कि डडली किसी सूअर की तरह दिखता है जिसने विग पहन रखी है। हैरी ने अंडे और नाश्ते की प्लेटें टेबल पर रख दी, जो आसान काम नहीं था क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत कम थी। इस बीच डडली अपने तोहफे गिन रहा था। उसका चेहरा उतर गया। 36, उसने अपने मम्मी डैडी की तरफ देखते हुए कहा। यह तो पिछले साल से 2 कम है। राजा बेटे, तुमने मार्ज आंटी के तोहफे को तो गिना ही नहीं। देखो, वह मम्मी डैडी के बड़े तोहफों के नीचे छुपा है। ठीक है, तो 37 हुए, डडली ने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था। हैरी को लगा कि डडली का नाटक अब शुरू होने वाला है, इसलिए वह नाश्ते को अपने मुंह से जितनी तेजी से भर सकता था भरने लगा, क्योंकि डडली टेबल भी पलट सकता था। जाहिर था पेटूनिया आंटी को भी खतरा दिख गया था, क्योंकि वह जल्दी से बोली, और हम आज जब बाजार जाएंगे तो तुम्हारे लिए 2 और तोहफे ले आएंगे। ये कैसा रहेगा बेटू? 2 और तोहफे? अब तो ठीक है ना? डडली ने एक पल सोचा। यह मुश्किल काम था। अंत में वह धीमे से बोला, तो मेरे पास 37 और 2, 37 और 2, 39 मेरे लाडले, पेटूनिया आंटी बोली। ओह! डडली दम से बैठ गया और उसने अपने सबसे पहले वाले पैकेट पर झपट्टा मारा। फिर ठीक है। वार्नर अंकल धीरे से हंसे। छोटा बदमाश अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। वाह मेरे बेटे, वाह डडली। उन्होंने डडली के बालों पर हाथ फेरा। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी और पेटूनिया आंटी फ़ोन सुनने चली गई, जबकि हैरी और वर्नन अंकल इस बीच डडली को तोहफे खोलते हुए देखते रहे, जिसने रेसिंग बाइक, वीडियो कैमरा, रिमोट कंट्रोल वाली हवाई जहाज, 16 नए कंप्यूटर गेम और वीसीआर शामिल था। जब वह एक नई सुनहरी कलाईदार घड़ी की पन्नी खोल रहा था, तभी पेटूनिया आंटी फ़ोन सुनकर वापस आई। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। बुरी खबर है वर्नन, वह बोली। मिसेस फिग का पैर टूट गया है, वह इसे अपने पास नहीं रख सकती, उन्होंने हैरी की तरफ सिर झटकते हुए कहा। दहशत के मारे डडली का मुंह खुला का खुला रह गया, परंतु हैरी के दिल बिल्लियों की तरह उछलने लगा। हर साल डडली के जन्मदिन पर अंकल आंटी डडली और उसके किसी दोस्त को दिन भर बाहर घुमाने के लिए ले जाते थे, यानी एडवेंचर पार्क, हैमबर्गर बार या फिल्म। हर साल हैरी को मिसेस फिग के नाम पर एक पागल बुढ़िया के पास छोड़ दिया जाता था, जो 2 गली दूर रहती थी। हैरी वहां जाने में बुरी तरह चिढ़ता था। वहां पूरे घर में पत्ता गोभी की बदबू भरी रहती थी और मिसेस फिग उसे ज़बरदस्ती उन बिल्लियों के फ़ोटो दिखाती थी जो उन्होंने कभी पाली थी। अब क्या होगा? पेटूनिया आंटी ने कहा। वह हैरी को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, जैसे उसने इसकी योजना बनाई हो। हैरी जानता था कि उसे इस बात पर दुखी होना चाहिए था कि मिसेस फिग की टांग टूट गई है, परंतु यह आसान नहीं था, क्योंकि वह यह भी जानता था कि अब उसे 1 साल तक टिब्बल्स, सोनई, मिस्टर पॉज और टफ्टी को नहीं देखना पड़ेगा।
हम मार्ज को फ़ोन कर सकते हैं, वर्नन अंकल ने सुझाव दिया। बेवकूफ़ी की बातें मत करो वर्नन, वो हैरी से नफ़रत करती हैं। डर्सली पति पत्नी अक्सर हैरी के बारे में इस तरह की बातें करते थे जैसे वहाँ हो ही नहीं, या फिर वह कोई बहुत ही कम बुद्धि वाला प्राणी हो जो उनकी बातें नहीं समझ सकता हो, जैसे कोई घोंगा। और क्या क्या नाम हैं तुम्हारी सहेली के? वॉन मोज़रिका में छुट्टियां मनाने गई है, पेटूनिया आंटी ने खिंचते हुए बोला। आप मुझे घर पर ही छोड़ जाएं, हैरी ने बड़ी आशा से कहा और मन में सोचा, कम से कम आज के दिन तो टेलीविज़न पर जो चाहेगा देखेगा और शायद डडली के कंप्यूटर पर गेम भी खेल सकेगा। पेटूनिया आंटी को देखकर लग रहा था कि जैसे उन्होंने अभी अभी साबुत नींबू निगल लिया हो और वापस लौटकर देखें कि घर तबाह हो चुका है। वह घुर्राई। मैं घर को बम से तो नहीं उड़ा दूंगा, हैरी ने कहा, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक काम करते हैं, इसे चिड़ियाघर ले चलते हैं, पेटूनिया आंटी ने धीमे से कहा, और वहाँ इसे कार में छोड़ देंगे। कार नहीं है, हम इसे कार में अकेला नहीं छोड़ सकते। डडली गला फाड़कर रोने लगा। सच तो यह था कि वह रो नहीं रहा था, वह उसे सचमुच रोए तो बरसों हो चुके थे, परंतु वह जानता था अगर वह मुंह बनाकर और ज़ोर से रोने जैसी आवाज़ निकालेगा तो उसकी माँ उसकी हर इच्छा पूरी कर देगी। मेरे प्यारे राज दुलारे, रोना नहीं, मम्मी उसे तुम्हारा बर्थडे बर्बाद नहीं करने देगी। वह चीखी और उसे बाहों में भर लिया। मैं नहीं चाहता कि वह साथ चले, डडली झूठ मूठ की ज़ोरदार सुबकियाँ के बीच चीखा। वह हमेशा हर चीज़ गड़बड़ कर देता है। उसने अपनी माँ की बाहों में बीच से झांकते हुए हैरी को चिढ़ाया। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। हे भगवान, वो लोग आ गए, पेटूनिया आंटी हड़बड़ा कर बोली। और एक पल बाद डडली का सबसे अच्छा दोस्त पियर्स पलकिस अपनी माँ के साथ अंदर आ गया। पियर्स एक दुबला पतला लड़का था जिसका चेहरा चूहे जैसा था। जब डडली दूसरे बच्चों को मारता था तो आमतौर पर पियर्स ही उसके साथ उनके हाथ पीछे पकड़कर खड़ा रहता था। डडली ने रोने का नाटक तत्काल बंद कर दिया। आधे घंटे बाद हैरी को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वह डर्सली की कार में पियर्स और डडली के साथ पीछे सीट पर बैठा हुआ था और ज़िंदगी में पहली बार चिड़ियाघर जा रहा था। उसकी आंटी और अंकल को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या किया जाए, परंतु चलने से पहले वार्नर अंकल ने हैरी को एक तरफ ले गए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपने बड़े जामुनी चेहरे को हैरी के बिल्कुल पास लाकर उन्होंने कहा, कान खोलकर सुन लो लड़के, कोई भी खुराफात की, कोई भी, तो मैं तुम्हें उस अलमारी में क्रिसमस तक बंद कर दूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, हैरी ने कहा, कसम से। परंतु वर्नर अंकल ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई भी नहीं करता था। समस्या यह थी कि हैरी के साथ अक्सर अजीब चीज़ें होती रहती थी और डर्सली परिवार को यह बताने में कोई फ़ायदा नहीं होता था कि उसने यह चीज़ नहीं की। एक बार पेटूनिया आंटी को देखते देखते तंग आ गई कि हैरी जब कटिंग कराकर लौटता है तो ऐसा लगता है जैसे नाई ने उसके बालों को छुआ ही नहीं। गुस्से में उन्होंने किचन से कैंची उठाई और हैरी के बाल इतने छोटे काट दिए कि वह लगभग गंजा हो गया। उन्होंने सिर्फ सामने की लट छोड़ दी ताकि उसका भयानक निशान छुप जाए। डडली तो हैरी को देखते हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उस रात हैरी को यह सोच सोचकर नींद नहीं आई कि अगले दिन स्कूल में उसका क्या हाल होगा। वहाँ पर वैसे भी बच्चे उसके ढीले ढाले कपड़े और सेलो टेप लगे चश्मे को देखकर उसकी हंसी उड़ाते थे। बहरहाल अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके बाल उतने ही बड़े हो गए थे जितनी पेटूनिया आंटी ने काटने से पहले थे। इस बात के लिए उसे 1 सप्ताह तक अलमारी में बंद रहने की सज़ा दी गई। हालांकि उसे यह समझाने की लाख कोशिश की कि उसे क्या मालूम उसके बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। एक बार पेटूनिया आंटी को डडली का पुराना और बुरा सा दिखने वाला स्वेटर पहनाने की कोशिश कर रही थी, जो भूरा था और उस पर नारंगी फुदने थे। उन्होंने उसके सिर में स्वेटर घुसाने की जितनी कोशिश की वह उतना ही छोटा होता चला गया।
और अंत में इतना छोटा हो गया कि वह किसी दस्ताने की तरह हाथ में तो घुस सकता था, परंतु हैरी के सिर में नहीं। पेटूनिया आंटी ने सोचा स्वेटर धुलाई में सिकुड़ गया होगा और हैरी को बड़ी राहत मिली कि उसे सज़ा नहीं मिली। परंतु एक बार वह बहुत परेशानी में पड़ गया जब वह स्कूल के किचन की छत पर पहुंच गया था। डडली का गैंग हर दिन की तरह उस दिन भी उसका पीछा कर रहा था और बाकी लोगों के साथ साथ खुद हैरी भी यह देखकर हैरान रह गया था कि वह चिमनी पर बैठा हुआ था। हैरी के प्रिंसिपल ने गुस्से में डडली परिवार को पत्र लिखा था कि हैरी स्कूल की इमारतों पर चढ़ रहा था, पर उसने तो सिर्फ यह कोशिश की थी और उसने अपनी अलमारी के बंद दरवाज़ों के पीछे से वर्नन अंकल को चिल्लाकर यह बात बताई थी कि वह किचन के बाहर बड़े कूड़ेदान के पीछे छलांग लगा दे। हैरी ने सोचा था कि शायद तेज हवा के झोंके ने उसकी छलांग के बीच में उसे ऊपर उठा दिया होगा, परंतु आज कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। डडली और पियर्स के साथ दिन गुजारना भी बहुत बड़ी बात थी। जब वह जगह स्कूल, उसकी अलमारी या पत्ता गोभी की बदबू से भरा मिसेस फिक का ड्राइंग रूम ना हो। गाड़ी चलाते समय वर्नर अंकल पेटूनिया आंटी के सामने सबको कोस रहे थे। कोसना उनका प्रिय शौक था। ऑफिस के लोग हैरी, म्यूनिसिपैलिटी हैरी, बैंक और हैरी उनके कुछ प्रिय विषय थे। आज सुबह का विषय था मोटरसाइकिल। जब वह एक मोटरसाइकिल उनकी गाड़ी के आगे से निकली तो वह बोले, जवान आवारा पागलों की तरह अंधाधुंध गाड़ी भगाते हैं। मैंने सपने में मोटरसाइकिल देखी थी। हैरी अचानक याद आया और उसने कहा वह उड़ रही थी। वार्नर अंकल ने आगे वाली गाड़ी पर लगभग टक्कर मार दी। वह अपनी सीट से पीछे मुड़े और हैरी की तरफ देखकर चिल्लाए और इस समय उनका चेहरा मूंछ वाली किसी बड़ी चुकंदर की तरह दिख रहा था। मोटरसाइकिलें उड़ नहीं सकती। डडली और पियर्स ही करने लगे। मैं जानता हूँ मोटरसाइकिल नहीं उड़ सकती, हैरी ने कहा, यह तो बस एक सपना था। परंतु वह सोच रहा था काश उसने यह नहीं कहा होता, क्योंकि डजली परिवार सवाल पूछने से भी ज़्यादा किसी बात से चिढ़ता था तो यह ऐसा तब होता था जब हैरी बोलता था कि कोई चीज़ उस तरह से हो रही थी जिस तरह से उसे नहीं होना चाहिए था, चाहे वह सपने में या कार्टून में या में ही क्यों ना हो। उन्हें लगता था कि उसके दिमाग में खतरनाक विचार आ जाएंगे। आज बहुत सुहावना शनिवार होने की वजह से चिड़ियाघर में बहुत से परिवारों की भीड़ थी। डजली ने गेट के बाहर डडली और पियर्स की बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम दिलवाई और फिर वह हैरी को जल्दी से वहां से हटा पाते। इससे पहले ही वैन में मुस्कुराती हुई महिला ने चूंकि हैरी से पूछ लिया कि उसे क्या चाहिए, इसलिए उन्हें मन मारकर उसे एक सस्ती सी लेमन आइसक्रीम दिलवानी पड़ी, जिसे चूसते हुए हैरी ने सोचा यह भी बुरी नहीं है। तभी उसने देखा कि एक गोरिल्ला अपने सिर खुजा रहा था और डडली से काफ़ी मिलता जुलता था, सिवाय इसके कि गोरिल्ला के बाल सुनहरे नहीं थे। बहुत लंबे समय के बाद हैरी की सुबह इतनी अच्छी गुजरी थी। वह इस बात का ध्यान रख रहा था कि डजली परिवार से थोड़ा दूर चले, ताकि डडली और पियर्स, जो लंच टाइम तक जानवरों को देखकर बोर होने लगे थे, कहीं उसे मारने का प्रिय खेल शुरू न कर दे। उन्होंने चिड़ियाघर के रेस्तरां से लंच किया और इसके बाद डडली एक बार फिर हंगामा खड़ा करने लगा क्योंकि उसकी फ्रूट आइसक्रीम ख़त्म हो गई थी। इस पर वार्नर अंकल ने उसे एक और आइसक्रीम दिलवा दी और हैरी को पहली वाली ख़त्म करने की इजाज़त दी। हैरी ने बाद में सोचा उसे पता होना चाहिए था कि इतना अच्छा समय ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। लंच के बाद वे लोग चिड़ियाघर के नाग भवन में गए। यहाँ ठंडक और अंधेरा था और दीवारों पर लगी खिड़कियों पर रोशनी थी। कांच के पीछे कई तरह की छिपकलियाँ और सांप थे जो लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों पर फिसल रहे थे और चढ़ रहे थे। डडली और पियर्स बड़े जहरीले कोबरा और आदमी को चकनाचूर करने वाले मोटे अजगर को देखना चाहते थे। डडली ने वहाँ सबसे बड़े सांप को जल्दी से ढूंढ लिया। वह वर्नन अंकल की कार के चारों तरफ अपने शरीर के 2 बार लपेटकर कार को किसी कचरा पेटी में चकनाचूर कर सकता था, परंतु इस वक्त वह ऐसा करने के मूड में नहीं दिख रहा था।
सच तो यह था कि वह गहरी नींद में सो रहा था। डडली कांच पर अपनी नाक गड़ा कर खड़ा था और सांप की चमकदार भूरी कुंडलियों को देख रहा था। इसे उठाओ, उसने अपने पिता को झल्लाते हुए कहा। वर्नर अंकल ने कांच को ठक ठक की, परंतु सांप हिला तक नहीं। एक बारी और करो, डडली ने ऑर्डर जमाया। वर्नर अंकल ने अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से कांच को बढ़िया तरीके से ठोका, परंतु सांप फिर भी सोता रहा। कितना बोरिंग है, डडली ने आह भरी और पैर पटकते हुए दूर चला गया। हैरी कांच के सामने आया और उसने सांप की तरफ उत्सुकता से देखा। कोई ताज्जुब नहीं कि बेचारा सांप बोरियत के मारे ही मर जाए। साथ में कोई नहीं सिवाय उन मूर्ख लोगों के जो दिन भर उसे तंग करते की कोशिश करते थे और कांच पर अपनी उंगलियां ठोकते रहते थे। यह तो अलमारी को बेडरूम बनाने से भी बुरा था, जहां इकलौती मेहमान पेटूनिया आंटी होती थी, जो उसे जगाने के लिए दरवाज़ा बड़बड़ाती थी। कम से कम उसे पूरे घर में घूमने को तो मिलता था। सांप ने अचानक अपनी छोटी चमकदार आंखें खोली। सांप ने धीरे, बहुत धीरे अपना सिर उठाया, जब तक कि उसकी आंखें हैरी की आंखों की ऊंचाई तक नहीं आ गई। उसने आंख मारी। हैरी घूरने लगा। फिर उसने जल्दी से आसपास देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कोई नहीं देख रहा था। उसने सांप की तरफ पलटकर देखा और उसने भी आंख मार दी। सांप ने वर्नर अंकल और डडली की तरफ सिर को झटक दिया और अपनी आंखें छत की तरफ उठाई। उसने हैरी को इस तरह देखा मानो कह रहा हो, मेरा साथ पूरा समय यही होता है। मैं जानता हूँ, हैरी कांच के इस पार से बुदबुदाया। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि सांप उसकी आवाज़ सुन सकता था। इससे सचमुच बहुत चिढ़ छूटती होगी। सांप ने तेजी से अपना सिर हिलाया। वैसे तुम कहाँ से आए हो? हैरी ने पूछा। सांप ने अपनी पूंछ कांच के पास लगे एक छोटे साइन बोर्ड पर मारी। हैरी ने इसे पढ़ा। बोआ, ब्राज़ील। क्या वहाँ पर अच्छा लगता था? सांप ने एक बारी फिर उसी साइन बोर्ड पर अपनी पूंछ मारी और हैरी ने पढ़ा, यह सांप चिड़ियाघर में पैदा हुआ था। अच्छा, मैं समझ गया, तुम कभी ब्राज़ील में रहे ही नहीं। जैसे ही सांप ने अपना सिर हिलाया, हैरी ने पीछे से एक कान फोड़ू आवाज़ आई, जिसे सुनकर वह दोनों उछल पड़े। डडली, मिस्टर डजली, आइए और इस सांप को देखिए। आपको विश्वास नहीं होगा ये क्या कर रहा है। डडली जितनी तेजी से आ सकता था उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आया। तुम अलग हटो, उसने हैरी की पसलियों पर घूंसा मारते हुए कहा। अचानक हमले से हैरी कंक्रीट के फर्श पर धड़ाम से गिर गया। आगे जो हुआ वह इतनी तेजी से हुआ, कोई भी नहीं देख पाया कैसे हुआ। एक पल पहले तक पियर्स और डडली कांच के करीब उससे टिके खड़े थे और दूसरे ही पल दहशत में चीखते हुए पीछे की तरफ उछल पड़े। हैरी बैठ गया और हाँफने लगा। सांप के सामने वाला कांच गायब हो गया था। सांप अब तेज से अपनी कुंडली खोल रहा था और फर्श पर फिसल रहा था। पूरे नाग भवन के लोग चिढ़ने लगे और बाहर के दरवाजों की तरफ भागने लगे। जब सांप उसके पास से तेजी से सरसराता हुआ गया तो हैरी कसम खा सकता था कि उसने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा था, ब्राज़ील जा रहा हूँ। शुक्रिया दोस्त। नाग भवन का पहरेदार सदमे में था। परंतु कांच, वह बार बार कह रहा था, कांच कहाँ गया? चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने अपने हाथ से पेटूनिया आंटी के लिए एक कप कड़क मीठी चाय बनाकर दी और लगातार उनसे माफ़ी मांगता रहा। पियर्स और डडली अनाप शनाप बक रहे थे। जहाँ तक हैरी ने देखा था, सांप ने कुछ भी नहीं किया था। उसने तो उनके पास से गुजरते समय सिर्फ उनके पैरों के पास अपनी पूंछ मजाक से पटकी थी। परंतु जब वे वर्नर अंकल की कार में वापस लौटे तो डडली उन्हें बता रहा था कि किस तरह सांप ने उसके पैर में लगभग काट ही लिया था और पियर्स कसम खा रहा था कि सांप उसे दबोचकर मारने की कोशिश की थी। परंतु कम से कम हैरी के लिए सबसे बुरी बात वह थी जो पियर्स ने कही। जब पियर्स इतना शांत हो गया कि कुछ कह सके तो उसने सबके सामने कहा, हैरी सांप से बात कर रहा था, है ना हैरी? वार्नर अंकल ने तब तक इंतज़ार किया
जब तक पियर्स उनके घर से चला नहीं गया, और उसके बाद वह हैरी पर जमकर बरसे। वह इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। वह सिर्फ इतना कह पाए, जाओ अलमारी, वहीं रहो, कोई खाना नहीं। इतना कहने के बाद वह कुर्सी पर गिर पड़े और पेटूनिया आंटी को भागकर उनके लिए ब्रांडी का एक बड़ा पैक लाना पड़ा। हैरी काफ़ी देर तक अपनी अंधेरी अलमारी में पड़ा रहा। वह सोच रहा था काश उसके पास घड़ी होती। वह नहीं जानता था कि कितने बज रहे थे, और इसलिए वह यकीन से नहीं कह सकता था कि डर्सली परिवार अभी भी सो रहा होगा या नहीं। जब तक वह सो नहीं जाते तब तक वह किचन में जाकर चोरी से खाने का खतरा नहीं उठा सकता था। डर्सली परिवार के साथ रहते हुए उसे लगभग 10 साल हो गए थे। जहाँ तक उसे याद था, 10 दुख भरे साल। वह तब से यहीं रह रहा था जब वह छोटा सा बच्चा था और उसके माता पिता उस कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उसे याद नहीं था कि उसके माता पिता की मौत के समय वह भी कार में था। कई बार जब वह अलमारी में लंबे घंटों के दौरान अपनी याददाश्त पर जोर डालता था तो उसे एक अजीब दृश्य दिखता था, चकाचौंध करने वाली हरी रोशनी और माथे पर बहुत तेज़ दर्द। उसने मान लिया था कि यही एक्सीडेंट होगा, हालांकि उसकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी रोशनी कहाँ से आ रही थी। उसे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद नहीं थी। उसके अंकल आंटी उनके बारे में भी कभी बात नहीं करते थे, और सवाल पूछने के बारे में उसे पहले ही मना कर दिया गया था। घर में उनकी एक भी फ़ोटो नहीं थी। जब हैरी छोटा था तो अक्सर सपने में देखता था कि कोई अनजान रिश्तेदार उसे यहाँ से दूर ले जाने के लिए आया है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। डर्सली परिवार के सिवाय उसका कोई नहीं था, परंतु कई बार उसे लगता था, या शायद यह उसके मन का वहम हो, जैसे सड़क पर जा रहे अजनबी लोग उसे पहचानते थे। वे बड़े अजीब किस्म के अजनबी थे। एक बार जब वह पेटूनिया आंटी और डडली के साथ शॉपिंग करने गया तो बैंगनी हैट पहने एक नाटे आदमी ने उसकी तरफ देखकर सिर झुकाया। पेटूनिया आंटी ने गुस्से से हैरी को पूछा कि क्या वह उस आदमी को जानता था, और इसके बाद वह बिना कुछ खरीदे उन्हें दुकान से तत्काल बाहर ले आई। सिर से पैर तक हरे कपड़े पहने एक पागल सी दिखने वाली बुढ़िया ने एक बार बस में उसकी तरफ देखकर खुशी खुशी अपना हाथ हिलाया था। बहुत लंबा जामनी कोट पहने एक गंजे आदमी ने तो एक दिन सड़क पर उससे हाथ मिलाया और फिर बिना कुछ कहे चला गया था। इन सभी लोगों के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि जिस पल हैरी उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश करता था, वह ना जाने कहाँ गायब हो जाते थे। स्कूल में हैरी का कोई दोस्त नहीं था। सब जानते थे कि डडली का गैंग ढीले ढाले, पुराने कपड़ों और टूटा चश्मा पहनने वाले हैरी पॉटर से नफरत करता था, और कोई भी डडली के गैंग से पंगा नहीं लेना चाहता था।